Good morning, students. Dear students, you have read many stories of pets, animals. Like this, today we are going to read one story of one baby elephant, and its name is Curry. And so, the title of the story is itself Bringing Up Curry. Bringing up means to grow, to develop by taking care, looking after babies, pets, etc. ब्रिंगिंग अप का मतलब क्या होता है? लालन पालन करना। करी ये एक एलिफेंट का नाम है, बेबी एलिफेंट का। तो बेबी एलिफेंट को छोटे से बड़ा किया जाता है, खाना देकर, खिलाकर और उसकी देखभाल करके, हेल्थ एंड हाइजीन एक्सेट्रा। सो the writer of this story is Dhan Gopal Mukherjee, and author or writer Dhan Gopal Mukherjee that you see in the picture was born on 6th July 1890 in West Bengal and was died on 14th of July in the same month, but year is changed, 1936, in New Milford, Connecticut, in United States of America, where he would have been living or staying there. Awards he got: John Newbery Medal, education, the University of California, Berkeley, where he had studied there. Dear students, so what is the story? In the storybook in Alien Hand, this story is given. So, after listening this story here, then afterwards you again read the story from your book Alien Hand and write down its homework. So the summary of this story, Bringing Up Curry. तो ये स्टोरी क्या है? इसमें एक बेबी एलिफेंट है। Curry was an elephant. He was 5 months old when he came to the author. लेखक के पास जब ये आया, 5 साल नहीं, 5 महीने की उम्र का था ये करी। करी कौन है? एक बेबी एलिफेंट का नाम है। करी lived in a pavilion. पैविलियन यानी जैसे शादी में शामियाना मंडप देते हैं, इसी तरह एक मंडप दिया था एलिफेंट को रहने के लिए। It was under a thatched roof which rested on thick tree stumps. पेड़ के ही जो लकड़ी है, स्टम्प्स है, बाम्बू जैसे, उसके ऊपर एक छप्पर बनाया गया। थैस्ट रूफ का मतलब क्या है? ये घास फूस का, शुगर केन के जो पत्ते रहते हैं या कोई घास रहता है, वो जो बनाया जाता है उसको थैस्ट, शेकारना बोलते हैं। तो ऐसे छत पे डालते हैं, दैट इज थैस्ट रूफ। घास फूस को जो छत के ऊपर डालते हैं और उसकी जो झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड थैस्ट रूफ। ऐसा वो एक रहने के लिए उसको मकान बनाया था, छप्पर वाला। करी बम्प्ड अगेंस्ट, बम्प यानी ऐसे धक्का देना। करी बम्प्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उसको लग के, और अगेंस्ट का दूसरा मतलब विरुद्ध भी होता है, लेकिन इधर ये प्रीपोजिशन करके उसको लग के, यानी कि अपनी बॉडी को वो पोल के पास लगा के,
दैट इज अगेंस्ट लगा के। द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट द एनक्लोजर, एनक्लोजर यानी उसके लिए जो एक कोंडवाड़ा बनाया गया था, पेन बनाया गया था जो पूरे साइड से क्लोज है, ऐसा वाड़ा बाड़ा एनक्लोजर उसमें रखने के लिए, उसको वो तोड़ना चाहता था, एज ही मूव्ड अबाउट द एनक्लोजर, यानी कि वो टूट सके। येट द पोल्स डिडंट गिव वे, लेकिन पोल वो कोई ऐसे गाड़े हुए पोल नहीं थे, वो ट्री के ही पोल थे, यानी कि स्टम्प्स थे, स्टम्प्स और पोल एक ही इधर। यट, यट यानी तो भी, वो तोड़ने की कोशिश करता था तो भी, यट यानी तो भी वो पोल्स नहीं टूटे। इट वॉज सो बिकॉज दिस पोल्स वेयर मेड ऑफ थिक ट्री स्टम्प्स, क्योंकि वो ट्री के जो बड़े बड़े ट्रंक रहते हैं उससे जाड़े मोटे वुड जो है उससे बनाए थे पोल, जैसे ट्री के पेड़ के जो पोल रहते हैं लकड़ी के खड़े ऐसा, दैट इज नेचुरल। करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर मच, नदी में वो अपना स्नान करता था। दैट राइटर वॉज ऑल्सो स्मॉल, सो ही वुड टेक दैट करी इन द रिवर, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो नदी के पानी में बहुत देर तक पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर, ये चूहे का आवाज़ और हाथी का जो थोड़ा सा चूहे जैसा चीर चीर ऐसा आवाज़ रहता है बारीक, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वीलिंग साउंड। और एक दूसरा स्क्वीकिंग भी साउंड रहता है जैसे जूतों का वगैरह आता है, तो ये ऐसे आवाज़ करता था। एंड आफ्टर bathing in the river then twigs for curry, twigs यानी branches, तो करी के लिए पेड़ के डाल वगैरह चाहिए थे खाने के लिए। आफ्टर द बाथ द ऑथर वुड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, एज यानी किनार काट बाउंड्री, जंगल के काट किनार पे ऐसे लेखक लेके जाते थे घुमाने के लिए खाने के लिए। He would himself go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner, और एलिफेंट को शाम में खाना खिलाने के लिए कुछ पेड़ पौधे के ब्रांचेस यानी कि ट्विग्स लाते थे लेखक। It took a long time, बहुत समय लगता था। First the author would sharpen his hatchet, hatchet यानी कुऱ्हाड़ी एक्स, उसको तेज धार लगाते थे, that is called sharpen, which took half an hour, उसको आधा घंटा लग जाता था। Then the author had to climb trees to get the most delicate and tender twigs. Delicate और tender का मतलब है नाजुक, तो नाजुक नाजुक ऐसे वो डाल ब्रांचेस लाने के लिए ऑथर को लेखक को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। एंड डूइंग ऑल दिस नेचुरली टूक अ लॉन्ग टाइम, और इसके लिए बहुत समय लगता था। सेव्ड द बॉय, बाद में करी ने कैसे एक बच्चों को बचाया। करी एंड द ऑथर वेयर गुड फ्रेंड्स, लेखक और ये करी बेबी एलिफेंट वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बट करी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम, पानी का जो प्रवाह रहता है उसको स्ट्रीम या तो करंट ऑफ वाटर बोलते हैं, तो लेखक को पानी में ढकेल दिया। इट वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, क्यों ढकला, पानी में क्यों पुश कर दिया, क्योंकि एक बच्चे की जान बचानी थी। ही सॉ अ बॉय लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के नीचे किनारे पे वो लड़का ऐसे डूब रहा था। ही डाइव्ड एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, ड्राउनिंग यानी डूबने वाला, डाइव यानी जो ऐसे पानी में क्रॉस ऊपर से छलांग लगाते हैं अंदर, उसको डाइविंग बोलते हैं, जैसे आपने ओलंपिक्स गेम्स में देखा है। और सरफेस यानी पृष्ठभाग, वो शायद फिर जमीन का हो या पानी का हो, तो उसका ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो he pulled the body of the drowning boy to the surface,
पानी के ऊपर का पृष्ठभाग के ऊपर नीचे डूबा हुआ बॉटम ऑफ द रिवर में जो लड़का था उसको निकाला बाहर। हाउएवर, तथापि, हाउएवर यानी तथापि या तो उसके अलावा, द ऑथर वॉज नॉट अ स्विमर, लेखक कोई स्विमर नहीं थे। ही कुड नॉट कम अशोर, वो किनारे ऐसे आ नहीं सकते थे। द करंट बिगैन टू ड्रैग हिम डाउन, ड्रैग यानी खींच के लेके जाना, और पानी का जो प्रवाह है वो ऐसे नीचे नीचे उसको खींच के लेके जा रहे थे। करी सॉ इट, करी ने देखा कि माय फ्रेंड दैट ऑथर इज आल्सो ड्राउनिंग बिकॉज ही डजंट नो स्विमिंग। ही केम फास्ट इनटू द वाटर, और फिर वो पानी में अंदर आए। द ऑथर कॉट हिज ट्रंक, और उसकी जो सूंड है, जो ट्रंक है, बड़ा नोज, उसको उन्होंने पकड़ा। ही पुल्ड बोथ द ऑथर एंड द बॉय अशोर, अशोर यानी किनारा, काट किनार, जो समुंदर का किनारा है, जो काट किनारा है समुंदर का, कोस्ट, उसको अशोर भी बोलते हैं। तो वहाँ तक उनको दोनों को खींच के लाया। स्टीलिंग बनानास, और बाद में करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक छोटा बच्चा ही था लेखक जैसा। लाइक अ बेबी ही हैड टू बी टोल्ड व्हेन ही वाज नॉटी, और बेबी जैसा ही वो एक नटखटपन करता था, और लेखक के साथ में वो बढ़ रहा था। ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनानास, बाद में उसको न जाने कैसे बनाना खाने की लत लग गई, आदत लग गई, उसको टेस्ट लग गई। ही बिगैन टू स्टील देम, और फिर वो चुराने लगा, स्टील यानी चुराना। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट वेयर केप्ट ऑन अ टेबल इन द डाइनिंग रूम, और घर में डाइनिंग रूम में ऐसे टेबल पे खाने के लिए, खाना खाने के बाद जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ऐसे वो फ्रूट्स रखे जाते हैं। करी वुड पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो टू द बनानास, और करी क्या करता, उसकी ट्रंक को, उसकी सूंड को वो विंडो से अंदर डालता था बनाना लेने के लिए। इन वन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी प्रयास, एफर्ट, ट्राई। इन वन अटेम्प्ट ही वुड टेक देम ऑल, और एक ही प्रयास में सभी केले को उठा लेता। ही वुड देन क्विकली गो टू द पैवेलियन, और फिर बाद में उसका जो पैवेलियन था, जहाँ वो पेड़ का बनाया हुआ मंडप था, थैस्ट रूफ वाला, वहाँ चुपचाप चला जाता। टू हिज पैवेलियन, उसके मंडप के तरफ। देयर ही एट द बनानाज एट पीस विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ वो अपने बनानास को शांति से जाकर क्या करता था, खाता था। एट लास्ट द ऑथर कॉट हिम स्टीलिंग, और एक दिन लेखक ने उसको पकड़ लिया खाते समय। वेन ही वॉज स्कोल्डेड, और फिर उसको डांटा। स्कोल्ड का मतलब है डांटना, डांटना, फटकारना, दैट इज कॉल्ड स्कोल्ड। ही अंडरस्टूड लाइक अ बेबी, और फिर उसने बच्चे जैसा समझा। एंड डिड नॉट स्टील अगेन, और फिर बाद में उसने खाया नहीं, आज्ञा का पालन किया। तो ऐसे वो बनानास को चोरी करता था। स्टील का मतलब है चोरी करना। कमांड्स धत एंड मली, और फिर बाद में उसको कुछ कमांड्स दिए जाते थे। अगेन लाइक बेबीज ही वॉज अ क्विक लर्नर, जैसे छोटे बच्चे नए नए फ्रेश माइंड रहते हैं, तो जो भी कुछ नई चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं तो वो बच्चे जल्दी से सीखते हैं। तो लाइक दिस करी लर्नड मली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धत। उसने लेखक के द्वारा जो कुछ लेसन्स उसको पढ़ाए गए, मली, मली का मतलब क्या है कि उसको अगर आगे लेकर जाना है तो फिर क्या करने का, उसकी ट्रंक को, सूंड को लेकर आगे खींचने का। फिर वो मली मली लेखक बोलेगा, और फिर उसके साथ में वो बेबी एलिफेंट करी उसके साथ में जाएगा। और अभी अगर धत बोला
तो कान को खींचते हुए धत बोलते हुए उसको नीचे बिठाने का। सो दीज कमांड्स, ये कुछ आदेश उसके लिए एक लेसन्स पढ़ाए गए, जैसे कि दीज कमांड्स वेर टॉट टू हिम जस्ट एज वन टीचर्स अ चाइल्ड। जैसे कोई छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे ये बेबी एलिफेंट को भी पढ़ाया जाता था। बाद में एक मास्टर कॉल रहता है। दिस इज़ वेरी टफ थिंग टू टीच। द टीचिंग ऑफ मास्टर कॉल टू एन एलिफेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। मास्टर कॉल एलिफेंट को पढ़ाना एक बहुत ही कठिन काम था, डिफ़िकल्ट काम था। एंड एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट। अभी मली और धत को पढ़ाना आसान है, जैसे कि लेखक बोलते हैं मली का चलने का ऑर्डर पढ़ाना उसके लिए 3 weeks काफ़ी है ना। मतलब मली को 3 लेसन में पढ़ाते हैं और धत को आप 3 वीक में पढ़ा देते हैं, लेकिन मास्टर कॉल को पढ़ाना आसान नहीं है। एंड एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट। तो छोटी सी उम्र से बड़ा होने तक उसको 5 साल की पीरियड जो है वो मास्टर कॉल सीखने में लगता है। Yet it is the most important signal for an elephant to learn. Yet यानी तो भी, YET, तो भी ये सिग्नल उसको पढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। It is so because it helps an elephant to save his master's life. इसकी वजह से अपने मालिक की वो जान बचा सकता है। Sometimes they are lost in the jungle or forest and there is no way out. बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। No way out का मतलब है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब आप जंगल में भटक गए हो। You are lost in the jungle. Suppose you are lost in the jungle, then what will you do? That is a thick forest, dense forest, घना जंगल है। Then the master makes a strange hissing, howling sound in the elephant's ear. Howling यानी जोर की आवाज़। फिर ये जो मास्टर है उसकी कान में ये मास्टर कॉल की एक अलग सी, जैसे कोई एक टाइगर स्नेक मिला के जो एक बड़ा हिसिंग साउंड रहता है जोर से, उस तरह का ये आवाज़ रहता है और उसके कानों में इसको सिखाया जाता है। A trained elephant understands it and at once pulls out the tree in front of him. और जैसे मास्टर कॉल उसको दिया गया, उसका मालिक या कोई रिश्तेदार जंगल में भटक गया है और उसको वापस लाना है, तो फिर मास्टर कॉल उसको सिखाया जाता है। तो फिर वैसे आवाज़ उधर से भटकते हुए पोजीशन में उधर से मास्टर या कोई आदमी आवाज़ देगा जो इसकी एलिफेंट की पहचानी हुई रहती है, सिखाई हुई रहती है। और फिर क्या करता है, बंदा सीधा रास्ता बनाता है, रास्ते में से जो पेड़ पौधे आते हैं उसको उखाड़ते हुए आगे निकलता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और रास्ते में आए हुए टाइगर लायन क्यों न हो, वो भी रास्ता छोड़ देते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं। फ्राइटन यानी डरना। एंड दे गिव हिम वे अवे। और तो फिर उसके लिए रास्ता आगे दे देते हैं। इवन द टाइगर इज फ्राइटन। टाइगर बाघ भी डरता है। द एलिफेंट गोज ऑन पुलिंग डाउन द ट्रीज वन आफ्टर द अदर। रास्ता बनाते समय एक के पीछे एक ऐसे पौधे को उखाड़ते हुए जाता है, पेड़ को उखाड़ते हुए जाता है। और thus a path is made out of the forest। और सीधा रास्ता बनाया जाता है, जैसे जिस दिशा से उसके मालिक की आवाज़ आती रहती है उस दिशा की ओर रास्ता बनाते हुए पहुंचता है और फिर सेम रास्ते से रिटर्न अपने घर अपने मालिक को पहुंचाता है। तो दिस इज कॉल्ड मास्टर कॉल। नाउ कंक्लूजन यानी लास्ट समिंग अप, समराइजेशन पार्ट ऑफ द स्टोरी। The story of bringing up curry is a gentle, sweet reminder of how animals are also our friends. तो ये स्टोरी में हम ये सीखते हैं
कि जो पेट्स हो, अभी मोस्टली वी पीपल यूज टू कीप dogs and cats at our home, but sometimes people who have elephants and camels with them, they also keep with them and teach the very good lessons to them. So if we take proper care of animals, animals also take our good care, and they can even become more loving. वो भी हमारे अच्छे दोस्त बनते हैं, हमारे अच्छी तरह से लविंग नेचर के फ्रेंड्स बनते हैं, ब्रेव एज वेल एज सेंसिबल दैन ह्यूमंस इन मैनी सिचुएशंस। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार। जैसे आदमी समझदार रहता है, ब्रेव रहता है, लविंग रहता है, इस तरह से ये एनिमल्स भी क्या करते हैं? सेम रहते हैं, बनते जाते हैं। और नाउ एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स, that you have learnt, the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. तो उसका जो मकान बनाया था वो कैसे था? अपने पेड़ के जो खड़े जमीन में गड़े हुए जो लकड़ी थी, अपने ट्री के ही जो ऐसे जाड़ मजबूत पोल जैसे उसका ट्रंक रहता है, खोड़ रहता है, उस पे ही उसका छप्पर बनाया था। Examine the illustration of Curry's pavilion on page नंबर 8। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे आप ऐसा उसका जो छत वाला घास फूस का बनाया हुआ पेड़ के ही ऊपर रखा हुआ जो उसका घर है, उसका उदाहरण सचित्र आप देख सकते हैं। तो ऐसा सचित्र जो उदाहरण रहता है पिक्चर के साथ में, ऐसा उदाहरण रहता है, उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। वो पेज नंबर 8 पे देखिए टेक्स्ट बुक में, एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे, और वो ऐसा क्यों बनाया था। आंसर, the illustration of Curry's pavilion on page 8 confirms that the thatched roof rested on 4 thick tree stumps, और जो मोटे मोटे घने बड़े ट्री है उसके ही खोड़वे पे, उसकी लकड़ी पे ऐसा वो बनाया हुआ छप्पर था और वो मजबूत था। और हमें ये पेज 8 पे से वो पिक्चर हमें वो उदाहरण फिक्स करते हैं। द पैवेलियन वॉज बिल्ट इन दिस वे, और वो पैवेलियन इस तरह से बनाया था सो दैट द एलिफेंट कुड मूव अबाउट फ्रीली इनसाइड द एनक्लोजर। एनक्लोजर यानी एक ऐसा बंदिस्त वाड़े जैसा जो काऊ बफेलोस के लिए एक शेड रहता है, वैसा ये एलिफेंट का भी शेड बनाया था। तो ये पिक्चर में से पेज नंबर 8 पे वो सही दिया है। नाउ डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। वो करी नदी में अपने स्नान को एंजॉय करता था क्या? यस, आंसर यस। करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while the narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक नदी में लेखक उसको एक स्वच्छ क्लीन मिट्टी से उसकी बॉडी पे रगड़ते थे। रब करना यानी रगड़ना, घान निकालना, और फिर वो शुद्ध स्वच्छ ऐसे सैंड में नदी के किनारे, नदी का जो किनारा है उसको बैंक बोलते हैं, और पैसे रखने की जो बैंक है पत संस्था, उसको भी बैंक बोलते हैं। और समुंदर का जो किनारा रहता है उसको शोर, अशोर, कोस्ट ऐसे शब्द है। और ये बैंक जो है ये नदी का किनारा। और किसी जंगल का बॉर्डर बाउंड्री एरिया है तो उसको आप एज ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, EDGE, एज यानी कि काट किनार, और ऐसा बांध या बॉर्डर। और चाकू की जो धार रहती है उसको भी एज बोलते हैं। और फॉरेस्ट का जो बाउंड्री है गांव के पास उसको भी एज बोलते हैं। और चश्मे का जो किनार है कांच की उसको रीम बोलते हैं, RIM, रीम।
So why I told these things? To make you the clear differences of all these things. Correct. Now, dear students, after that he would lie in the water. To lie यानी कि ऐसे पड़े होना, वो पानी में पड़े हुआ रहता था. His skin would shine like ebony. Ebony का मतलब है hard black wood, जो काला काला चमकीला मजबूत ऐसा कोई पेड़ का लकड़ी रहता है, शीशम का, शीशव का, या और कोई जंगली जो ऊड रहता है, साग, टीक, साल, तो इसका जो काला काला ब्लैक मजबूत जो ऊड रहता है उसको एबनी बोलते हैं, जो वैसे शाइनिंग करता है. तो इसकी भी स्किन वैसे ही शाइनिंग करती है. ऑन कमिंग आउट फ्रॉम वाटर, जब वो पानी से बाहर निकलता तो ऐसी उसकी चमड़ी चमकती थी. एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज द नरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और उसकी पीठ पे पानी डालते थे नरेटर, तो उसका मूड एकदम प्लेजर हो जाता था और उसमें वो हैप्पी से चिल्लाता था, चीखता था. दैट इज स्क्वीलिंग. चूहे का, एलिफेंट का जो चीर चीर बारीक आवाज में जो चीखना होता है, कम आवाज में जो चीखना होता है चूहे का और एलिफेंट जैसे एनिमल्स का, और दूसरे भी कोई होंगे तो उसको स्क्वीलिंग बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टूक अ लॉन्ग टाइम. व्हाई? अच्छी डाल उसको लेने के लिए क्यों टाइम लगता था? द नरेटर वुड क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी. करी के लिए नाजुक, डेलिकेट और टेंडर यानी कि नाजुक कौले कौले ऐसे ब्रांचेस खाने के लिए चाहिए, क्योंकि in order to cut down the twigs without mutilating यानी disfigured यानी कि टेढ़े मेढ़े. in order to cut down the twigs without mutilating them, और फिर टेढ़े मेढ़े जो ब्रांचेस रहते हैं उसको तोड़ना ये कठिन काम है, और वो एलिफेंट के लिए भी एक परेशानी का काम था. इसलिए ये हमेशा सीधे और एक नाजुक, उसको चबाने में ज़्यादा हार्ड ना हो, ऐसा डेलिकेट और टेंडर बोलते हैं, ऐसे वो उसके लिए ब्रांचेस रहते थे. द हैचेट यानी एक्स, तो वो एक्स भी उसको दिए जाते थे. नीडेड टू बी वेरी शार्प, और वो एक्स जो है वो बहुत ही शार्प रहता था. उसको खाने के लिए वो एक्स से ऐसे लकड़ियाँ काटी जाती थी, इतनी शार्प एक्स रहती थी. हैचेट यानी एक्स, कुल्हाड़ी, वो क्यों तेज रहती थी कि अच्छी सीधी जो लकड़ी है वो काटने के लिए ऐसे धारदार एक्स का इस्तेमाल वो लेखक करते थे. शार्प यानी धारदार. एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट. इसलिए लेखक पहले आधा घंटे तक वो हैचेट को यानी कि एक्स को क्या करते थे, कुल्हाड़ी को धार देते थे. Therefore, it would take the narrator a long time to find good twigs for curry. इसलिए ज़्यादा समय लगता था सीधी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए. Now, why did Curry push his friend into the stream? पानी के प्रवाह में वो लेखक को क्यों ढकेल दिया वो करी ने? Curry pushed his friend the narrator यानी ये कहानी बताने वाला लेखक, into the stream यानी पानी का प्रवाह. इसमें जब हम एक साइड से दूसरे साइड में मूवमेंट करते हुए अंदर जाते हैं तो इनटू लेने का, जैसे कि आई एम कमिंग इनटू द क्लास और आई एम इन द क्लास, पहले से ही अंदर है तो इन, और दूसरे साइड से मूवमेंट करते हुए दूसरे जगह में अंदर जा रहे तो इनटू. इसी तरह नरेटर को पानी में अंदर डाल दिया एक जगह से दूसरी जगह तो इनटू. बिकॉज देयर वॉज अ बॉय लाइंग फ्लैट यानी
ऐसे सीधा पड़ा है। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के नीचे का जो पानी के नीचे का जो जमीन रहता है, दैट इज बॉटम ऑफ द रिवर, वहाँ ये बच्चा सीधा पड़ा है, लाइंग फ्लैट यानी सीधा पड़ा है डूबते हुए। एंड ही वांटेड हिम टू सेव द ड्राउनिंग बॉय, और वो डूबने वाले लड़के को बचाना चाहता है करी। ड्राउनिंग का मतलब है डूबने वाला, सिंकिंग, SINK, सिंक, और ड्राउन का मतलब है डूबना। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक छोटे बच्चे जैसा था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना। यहाँ तुलना के मेन पॉइंट्स क्या है? करी जो एक बच्चे जैसा था। करी वॉज लाइक अ बेबी एज इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, जैसे छोटे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसी तरह इसको भी ट्रेनिंग देकर गुड बनाया जाता था। एंड इफ इट वॉज नॉट टोल्ड व्हेन इट वॉज नॉटी, और उसको अगर आपने कुछ बताया नहीं तो फिर वो नॉटी रहेगा। इट वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर यानी पहले से ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा बाद में क्या हो जाएगा? मिस्चिफ हो जाएगा। मिस्चिफ और नॉटी का मतलब है नटखट, शरारती, कलामती। तो ऐसा इसको थोड़ा सिखाना है, फिर बाद में वो अच्छा बन जाता है। करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, नोटिसिंग यानी ध्यान में आना, किसी के ध्यान में न आते हुए वो केला खा के चला गया। हाउ डिड ही डू इट, कैसे खाया उसने? आंसर, लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट यूज्ड टू बी केप्ट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, लेखक के घर में जो सभी लोग एक साथ खाना खाते थे तो डाइनिंग टेबल पे ऐसे फ्रूट्स रखे जाते थे। करी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू दिस विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानास केप्ट इन द प्लेट, और फिर वो क्या करता, ये जो विंडो रहती है ना, झरोका, खिड़की, वहाँ से जहाँ वो रहता था उधर के साइड में एक किचन की दीवार थी, साइड में एक डाइनिंग टेबल था, और वहाँ जो फ्रूट रखे थे वो फिर अपनी सोंड से वो फ्रूट को निकाल लेता था विंडो में से। He would then eat these stolen bananas in his pavilion, और फिर ये स्टील यानी चोरी करना, उसका पास्ट टेंस स्टोल यानी चोरी किया, और स्टोलन यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो फिर या तो फिर क्रियापद का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ करते हैं, और वही वो क्रियापद का तीसरा रूप V3 विशेषण का भी काम करता है। जैसे बनानाज नाउन है, उसके लिए विशेषण है स्टोलन। बनानाज नाउन है, और ये बनानाज नाउन के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है ये स्टील का तीसरा रूप स्टोलन। तो ये V3 जो रहता है वो विशेषण का भी काम करता है। तो उसके पैवेलियन में वो लेकर बनानास को खाता था। Curry learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? Instruction यानी सूचना, हर एक कमांड के लिए क्या सूचना थी, है ना? सिटिंग के लिए, चलने के लिए। टू मेक करी सिट डाउन, करी को अगर नीचे बिठाना है तो द नरेटर वुड से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, उसका कान पकड़ के लेखक धत धत करता, ये वर्णन करता, और फिर करी को नीचे बिठाता। एंड टू मेक हिम वॉक द नरेटर वुड से, और नरेटर को अगर कुछ उसको चलने का है, टू मेक हिम वॉक द नरेटर वुड से मली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, उसको मली बोला और उसकी सुंड को वो बड़ा जो नोज रहता है, ट्रंक, सुंड, उसको खींच के आगे लेके जाना, ऐसा
एक शो करने का और उसको मली मली बोलने का, तो वो आगे जाएगा। और धत बोलने से क्या होता है, धत बोलने से वो उसका कान पकड़ने का, और धत धत बोलने का और कान को नीचे के साइड में झुकाने का, तो फिर वो सिटिंग पोजीशन धत में, दैट इज कॉल्ड धत। अभी व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई